नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मिशन 2024 से जुड़ी बड़ी खबर है। 31 जुलाई और 2 अगस्त को यूपी के एनडीए सांसदों संग प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। यह बैठक 2 हिस्सों में होगी। 31 जुलाई को पश्चिमी यूपी, ब्रज और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी, जबकि 2 अगस्त को काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसदों के साथ मीटिंग होगी। आपको बता दें, 31 जुलाई की बैठक में जेपी नड्डा और नितिन गडकरी मौजूद होंगे, जबकि 2 अगस्त की बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। 2 दिन होने वाली यह बैठक 2024 के मद्देनजर कई मायनों में अहम मानी जा रही है। तो बड़ी खबर, 31 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी यूपी के सांसदों के साथ बैठक करेंगे और एक बैठक 2 अगस्त को होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश से जो बीजेपी के सांसद हैं, 2 बैचेस में उनको डिवाइड किया गया है। पहले बैच में पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के सांसद हैं और दूसरे बैच में वाराणसी, अवध और गोरखपुर से सांसद। अनूप गुप्ता से इस पर अपडेट लेते हैं। अनूप, प्रधानमंत्री मोदी 2 बैचेस में इंटरैक्ट करने जा रहे हैं बीजेपी के यूपी के जो सांसद हैं उनके साथ। 31 जुलाई और 2 अगस्त को यह बैठक होने जा रही है। आखिर इसका मकसद क्या है और यहां किस तरह की चर्चा प्रधानमंत्री इन सांसदों के साथ करेंगे? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दो कि पिछले दिनों जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक की थी, उसी दिन ये एजेंडा तय किया गया था कि जो अगला लोकसभा चुनाव है वो एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में किस तरीके से एनडीए सांसदों और एनडीए के बीच सामंजस्य बने, इसको लेकर के जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 ग्रुप में सारे सांसदों को बांटा है, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को 2 ग्रुप में बांटा गया है। इन दोनों ग्रुप की बैठक जो है वो 31 जुलाई और 2 अगस्त को होने जा रहा है और ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि इस बैठक में एनडीए के सारे सांसद रहेंगे। देखिए, पहली जो बैठक होगी वो 31 जुलाई को होने वाली है, जिसमें पश्चिमी यूपी, ब्रज और कानपुर क्षेत्र के सांसद होंगे। उसमें सभी सांसद होंगे। इसके अलावा वहां जो एनडीए के जो नेता है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2 अगस्त को काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसद मौजूद रहेंगे। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 2 अगस्त को जो बैठक है उसकी मेजबानी अनुप्रिया पटेल कर रही हैं और महेंद्र नाथ पांडे कर रहे हैं। तो किस तरीके से सांसदों के बीच में सामंजस्य बने, किस तरीके से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ा जाए, ये सारा जो है इस बैठक का एजेंडा होने वाला है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। प्रधानमंत्री मोदी अहम बैठक करेंगे 31 जुलाई और 2 अगस्त को। बीजेपी के जितने सांसद यूपी के अंदर हैं उनको 2 बैचेस में डिवाइड किया गया है और दोनों ही के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इंटरेक्शन है 2024 को ध्यान में रखते हुए। दरअसल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से एक बड़ा लक्ष्य रखा है, 80 में से 80 सीटें जीतने का, और उसके लिए हर स्तर पर जोर लगाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी सांसदों के साथ ये वार्तालाप करने जा रहे हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जनता का मोदी के प्रति विश्वास है, लेकिन कुनबे के लोगों का मोदी के प्रति अविश्वास है। विपक्षी पार्टियों के काले कपड़े पर उन्होंने कहा कि तपस्या की ताकत पर अगर काला जादू का प्रहार करेंगे तो उनका ही बंटाधार होगा। नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि तीसरे कार्यकाल में, उनके तीसरे कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। एक बात बताएं आपको, एक तरफ जो जनादेश है उस पर अविश्वास और दूसरी तरफ मोदी जी का जनता पर विश्वास, इस बात का प्रतीक है कि ये जो कुनबा है वो किस जहां पे जाने वाला है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आज की तारीख में कुनबे के लोग जिस तरह के जादू टोने और जंतर मंतर में लगे हुए हैं, तो वो भी छू मंतर होगा। और विपक्षी दलों के काले कपड़े पहनकर विरोध जताने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तीखा तंज कसा है। सबने प्रधानमंत्री जी का सुन लिया कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी 3rd टर्म में। ये लोग कल से अपना बाल एकदम नोच रहे हैं, उस चक्कर में ये लोगों ने काला कपड़ा पहना है। अक्सर ये विरोध नहीं है, इन लोगों की पूरी पीड़ा है, उस पीड़ा में लोगों ने बुद्धि काम नहीं कर रही थी, सब लोग काला ही पहन लिया है।
और मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा विपक्ष हताश और निराश है, जनता विपक्ष को पूरी तरह से नकार चुकी है। विपक्ष पूरी तरह से घबराया हुआ है, हताश है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए लोगों का समूह है, सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल देश के लिए लड़ रहे हैं और भारत माता का झंडा आज दुनिया के पैमाने पर पूरी तरह से लहरा रहा है। और एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम को देश का गौरव नहीं मानते। उन्होंने बताया भारत मंडपम में भारतीय संस्कृति की झलक नहीं दिखाई देती। इसके साथ ही तीसरी बार मोदी सरकार आने के सवाल पर उन्होंने तंज भी कसा। मोदी साहब ने देश को सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर दिया है, उसका नाम रखा है भारत मंडपम और उसमें भारतीय संस्कृति की तमाम झलक दिखती है। क्या आपको लगता है कि भारत मंडपम देश का गौरव है? नहीं, हमारा नहीं है। इसमें ये उनका ख्याल है जो आज तक तो साबित नहीं कर पाए कि हिंदुस्तान जो है वो सबके रहने की जगह है, बल्कि इसमें हर कौम हर बिरादरी के साथ अलग-अलग सलूक किया जा रहा है। एक दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते समय कहा कि अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाएंगे, यानी टॉप 3 इकोनॉमी में भारत का नाम होगा। ख्वाब है उनका बिल, ये उनकी हकीकत नहीं है, ख्वाब है, ख्वाब देख रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ गवर्नमेंट बदलेगी, यहाँ पर अपोजिशन की गवर्नमेंट आएगी। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि जल्द ही पसमानदा स्नेह यात्रा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण को लेकर चर्चा हुई है। न्यूज 18 संवाददाता पवन गौड़ ने यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। सर, आज से पसमानदा यात्रा की शुरुआत होनी थी, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से उस यात्रा को फिलहाल टाल दिया गया। क्या कुछ कारण रहा और किस तरह से पार्टी पसमानदा समाज के बीच आगे जाने की योजना बना रही है? पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा की शुरुआत हमारे दिल्ली प्रदेश से होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसके डेट को और आगे बढ़ाया गया है। और मकसद इस यात्रा का क्या है? मकसद इस यात्रा का ये है कि हम पसमानदा अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के बीच में जाएं और जो हमारी सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं उनसे उनको अवगत कराएं, उनके साथ संवाद करके कैसे अपनी सरकार के जो हमारे कार्य हैं, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको और बेहतर बना के मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज के डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल करें। देखिए, हमारे सरकार का साफ मकसद है कि हमको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमको जनता की सेवा के लिए काम करना है। और खासतौर पर जिस पसमानदा समाज को हमेशा सपा बसपा कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जिस पसमानदा समाज को हमेशा गुमराह रखने का काम किया, विकास से दूर रखने का काम किया, जिस पसमानदा समाज के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग के लिए सपा बसपा कांग्रेस ने कभी कोई चिंता नहीं की, उस पसमानदा समाज के उत्थान की बात हमें कहनी ही नहीं है, धरातल पर करनी भी है। सर, इसके अलावा आपकी कल जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ भी मुलाकात हुई, किन कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई? उत्तर प्रदेश के हर कोने में हमने मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो तमाम चीजों के बारे में हमारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी से हमारी भेंट हुई और हमने कई सारे गंभीर मुद्दों पे और डिपार्टमेंट्स के मुद्दों पे चर्चा की और जल्द ही उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास के लिए हम और बेहतर से बेहतर योजनाएं लाने के प्लान में हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनमोहन सिंह के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा में युवक का खतना कराने और धर्मांतरण का दबाव डालने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में लड़की के मां बाप, जिस अस्पताल में खतना किया गया उसके संचालक और ये सब कुछ करने वाला डॉक्टर शामिल है। आरोपियों में शादी के लिए धर्म बदलने की शर्त रखने का भी आरोप है। इस मामले में बुलंदशहर पुलिस से की गई शिकायत सामने आई है और बुलंदशहर पुलिस ने मामला नोएडा पुलिस को ट्रांसफर किया है। नोएडा में पहले मुकदमा फेज 2 में दर्ज हुआ, फिर इसकी जांच इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में ट्रांसफर की गई। दोनों एक साथ कंपनी में काम करते थे, तो मैंने इससे इसने मुझे शादी के लिए बोला, तो मैंने इससे कहा कि अपने घर को से बात कर ले।
तो इसके घर वालों ने इससे मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो इसने कहा कि मैं जहर खा के मतलब मर जाऊंगी। तो इसके घर के कहने लगे कि ठीक है, तुम लड़के को बुला लो, हम बात कर लेंगे। तो इसने मुझे फ़ोन किया कि घर वाले मान गए हैं शादी के लिए, तुम आ जाओ एक बार बात कर लो। तो मैं इसके घर पहुंचा तो सर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसकी मुझे नहीं पता। फिर इसने बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। क्या हो गया? मतलब सर खतना करा। धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है जहां पर इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में एक मुकदमा लिखा गया। युवक पर शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का दबाव बनाया गया। शादी करने के लिए प्रेमिका से धन परिवर्तन की बात कही गई। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें प्रेमिका के माता पिता हैं, इसके अलावा अस्पताल संचालक है और अस्पताल का एक कर्मी है। लिहाजा पूरा मामला तब सामने आया जब बुलंदशहर का मूल रूप से रहने वाले विशाल ने बुलंदशहर में शिकायत की और ये जांच नोएडा में ट्रांसफर हुई। उसके बाद एक शिकायत की गई जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है और इस पूरे प्रकरण में जांच तेज कर दी गई है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 ग्रेटर नोएडा। सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चों का नदी पार करने का वीडियो सामने आया है। स्कूली बच्चे और गांव के लोग नदी में बने रपटे से जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे थे। बेहट क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। आपको बता दें, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते सहारनपुर में छोटी बड़ी सभी नदियां उफान पर हैं। और नोएडा में पुलिस ने जीएसटी विभाग को 15,000 करोड़ का चूना लगाने वाले गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक वो शेल कंपनियां बनाकर जीएसटी विभाग को चूना लगाने वाले गैंग से जुड़ा हुआ था। नोएडा पुलिस ने अभी तक इस मामले में एक महिला समेत 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभी तक आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के 4,000 करोड़ फ्रीज करवाए। पुलिस ने आरोपियों के दर्जनों बैंक खातों में मौजूद करोड़ों रुपए भी फ्रीज कराए। आरोप के मुताबिक ये लोग जाली दस्तावेज तैयार कर सेल कंपनियां बनाकर जीएसटी विभाग को पिछले कई सालों से चूना लगा रहे थे। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एनबीडब्ल्यू और लुकआउट नोटिस जारी किया गया। पुलिस की 8 टीमें देश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। अभियुक्त जिसका नाम नंदलाल है और वो मूल रूप से सिरसा का रहने वाला है और अभी दिल्ली में रह रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया। नंदलाल के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी हो चुका था इसी मुकदमे में। नंदलाल के पास से एक मोबाइल और 2 टैबलेट बरामद हुए हैं। नंदलाल का मुख्य काम फर्जी कंपनी बनाना और फेक इनवॉइसिंग करना था। अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण का वीडियो जारी किया है। भगवान रामलला के मंदिर में स्थित एक के लिए जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।